बेसिक एजुकेशन था वो गया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे स्कूल से ही हुआ है। जब मैं काफ़ी छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। फिक्स सिटी में रह करके एक जगह ट्रांसफ़र का कोई चक्कर नहीं होगा। बोलते थे कि इतनी अच्छी स्टूडेंट होकर के पढ़ाई छोड़ दी है। उस समय क्या गलतियाँ रही थी आपकी? 2 बार पीटी आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए, जिसकी वजह से मेरा गला सूख रहा था। डाउट था कि कहीं इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं पीछे ना हो जाए। मैं ज़्यादातर आंसर को पॉइंट्स में लिखती थी, मैं बहुत ज़्यादा पैराग्राफ नहीं यूज़ करना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ रुस्ता रहमान मैम है जो बीपीएससी में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर चयनित हुई हैं। इनका रैंक जो है 229 रहा है और ये तीसरी बार में सिलेक्ट हुई हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये कैसे इन्होंने तैयारी किया, कैसे इनकी स्ट्रेटेजी रही थी, क्या क्या इनका रिसोर्सेस रहा था, ये अपना टाइम टेबल क्या फॉलो करती, तमाम चीज़ें जो टॉपर से हम पूछते हैं और आप लोग हमेशा क्वेरी होती है, कमेंट में आप पूछते हो, तो उसी को हम कवर करने वाले एक टॉपर से। तभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भूलें। मैम, सबसे पहले आपको मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जिसके थ्रू मैं अपने जो भी सक्सेस स्टोरी उसे बताऊँगी। मैम, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम रुशदा रहमान है और मैं गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा बेसिक एजुकेशन ये गया से ही हुआ है। और इसके बाद जो है मैं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी, तो जिसमें 3rd अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई की हूँ और इस बार मुझे 229 रैंक से पोस्ट मिला है सेक्शन ऑफिसर का इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके मैम, एजुकेशनल बैकग्राउंड का आपका क्या कह रहा है? मतलब कहाँ से आपने पढ़ाई किया और हायर स्टडी आपका क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मेरा जो बेसिक एजुकेशन था वो गया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे स्कूल से ही हुआ है। तो 10th और +2 मैंने यहीं से कंप्लीट किया था और उसके बाद मैं हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली गई थी और दिल्ली में मैंने जामिया हमदर्द से अपना बी फार्मा का कोर्स किया है और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही हूँ। सो मैम, अभी आप कितने दिन सिविल सर्विस की तैयारी में लगी हुई हो? मैं इससे पहले 2 अटेम्प्ट दी थी बीपीएससी का, 60 से 62 वाला और 63 वाला, तो वो दोनों में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। और मैंने यूपीएससी का भी साथ साथ एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें मेरा क्लियर अभी नहीं हुआ है। सो मैम, थोड़ी सी बात ये हो जाती है कि जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट जो सुनने वाले होते हैं, वो जानना ये चाहते हैं कि टॉपर्स जो होते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, कि मतलब काफ़ी रिच फैमिली से होंगे या फिर पुअर फैमिली से हैं। तो थोड़ा सा आप पूरा अपनी फैमिली को बताना, मेंशन करना चाहोगे? बैकग्राउंड क्या है? हाँ, तो एक्चुअली हम लोगों का फैमिली जो है वो एक प्योरली बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो जहाँ पर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में कोई नहीं रहा है। और हम लोग भी मतलब जब मैं काफ़ी छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से मेरे भाइयों का, बहनों का, मेरी मदर का स्पेशल बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ना है, आगे बहुत आगे तक जाना है। तो इसलिए बेसिक एजुकेशन में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया था, तो लेकिन वो किसी तरह से मैनेज हो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेमस स्कूल या बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ी थी, एक छोटे से स्कूल से पढ़ी थी और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कोप अप होते चला गया और फिर मुझे दिल्ली भी भेजा गया कि ताकि मैं अच्छे से स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकूं। सो मैम, बात ये हो जाती है कि आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विस में जाना है और कब आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है? क्योंकि आपने बी फार्मा किया हुआ है, तो जब बी फार्मा की हो तो वहाँ से भी आप एक परोपकार का काम कर सकती थी, लेकिन सिविल सर्विस में आने के पीछे क्या मोटिवेशन था? एक्चुअली बचपन से कहीं ना कहीं सुनने को मिलता था और मेरे फादर का भी ये सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर और ऑफिसर बने, तो तब तो बस सुनते थे, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं हिट था। बट मुझे, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर से इस लाइन में कोई है नहीं, 40 साल पहले कोई मेरे फूफा थे, तो वहाँ से मैं कहीं ना कहीं सुनती थी। उसके बाद से मुझे लगता था कि मुझे भी इस लाइन में जाना है, बट तब मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो मुझे एक जनरल रूट जो मिला वो मैं अपना फॉलो करती चली गई कि ग्रेजुएशन तक तो वैसे भी करना ही है। जब मैं वहाँ पे दिल्ली में गई तब वहाँ पर मुझे एक माहौल दिखा, एनवायरनमेंट दिखा वहाँ पे। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तब फाइनल ईयर में आने के बाद मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो बचपन से मेरे दिल में था वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं यहाँ से गाइडेंस ले सकती हूँ, अपनी पढ़ाई आगे इस लाइन में मोड़ सकती हूँ। और फिर तभी से मैंने डिसाइड कर लिया और आगे की पढ़ाई छोड़ के मैं इस लाइन में आ गई। मैम, अपने बीपीएससी क्वालिफाइड किया है और आप एक सेक्शन ऑफिसर बनी हुई हैं। आपके बीपीएससी में प्रेफरेंसेस क्या थे? सर्विस में क्या प्रेफरेंस दिया था?
मैंने पहला प्रेफरेंस बीएएस दिया था जिसके थ्रू एसडीएम मिलता है। देन सेकंड प्रेफरेंस मैंने बिहार फिनेंस सर्विस दिया था और थर्ड प्रेफरेंस मैंने सब रजिस्ट्रार का दिया था और मेरा ये फोर्थ प्रेफरेंस था जो कि मिला। अगर दिल से कहे तो मैं फर्स्ट ही चाहती थी कि यही मिले मुझे। क्यों फर्स्ट चाहते थे? सेक्शन ऑफिसर क्यों फर्स्ट चाहते थे? क्योंकि मुझे लगा कि एक बिहार में रह के एक स्टेबल लाइफ, एक सिटी में रह करके एक जगह ट्रांसफ़र का कोई चक्कर नहीं होगा, आराम से हम एक जगह रह करके अपनी सर्विस में पूरी ईमानदारी के साथ काम कर सकती हूँ। मैम, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो, आपने जैसा मेंशन किया आप दिल्ली गई थी पढ़ाई करने के लिए, तो आपको इस कम्युनिटी का होने का कुछ वो हुआ क्या, कुछ ताना वगैरह, या फिर किसी ने कुछ कहा कि आपको दिल्ली नहीं जानी चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपने फेस किया है? ये तो खैर होता है जहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी में और एक गर्ल्स होने की वजह से, और हमारे घर में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा था नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में कोई गया हो। तो जब स्टार्टिंग में मैं दिल्ली जा रही थी तब बहुत लोगों का सोसाइटी का, मतलब मेरे घर वालों का तो खैर सपोर्ट था तभी वो भेजे थे, लेकिन और कुछ लोग बोल रहे थे कि एक मुस्लिम है, लड़की है, गया से डायरेक्ट दिल्ली जाना, मतलब पता नहीं वो वहाँ पढ़े ना पढ़े, किस तरह का रहे। तो ये सब चीज़ था। फिर वहाँ दिल्ली भी जब गए तो एक बिहारी होने की वजह से वहाँ कॉलेज में भी कुछ थोड़ा सुनने को मिलता था कि अरे तुम तो बिहारी हो। हाँ, मुझसे बता रहे जब इंटरव्यू की हम जी। बात कर रहे थे, तो उसके बाद फिर जब मैं सिविल सर्विस के लिए तैयारी करने के लिए गई तो मुझे गाइडेंस के लिए थोड़ा चाहिए था कि कहीं पे मैं क्लास ले सकूं या फिर कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकूं। तो मैं पीजी के लिए जब मैं ढूंढ रही थी तब भी वहाँ पर थोड़ा सा हुआ था कि पीजी जब भी मैं ढूंढने जाती थी वहाँ पर आंटी या फिर कोई भी अंकल होते थे, वो देख के सबसे पहले पूछते थे आप मुस्लिम हो बेटा। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता था, मतलब वो उनका जो भी रहे, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता था कि इस तरह से मुस्लिम कह करके वो थोड़ा हेजिटेट करते थे मुझे पीजी देने में। जब मैं उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाती थी तब फिर वो देते थे। सो मैम, तो अब आते हैं हमारे स्ट्रेटेजी पे कि आपने 2 बार पीटी आप क्वालिफाइड नहीं हो पाई थी और थर्ड अटेम्प्ट में आपका सारा कुछ और सीधे 9th लेवल वाला आपने जॉब पाया है सेक्शन ऑफिसर की। तो उस समय क्या गलतियाँ रही थी आपकी? 2 बार पीटी आप क्वालिफाइड नहीं हो पाई थी? एक्चुअली क्या था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं सोची कि पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल के एक साथ तैयारी करनी है। तो मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस की, आंसर राइटिंग पे फोकस की, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार की, और मैं ये भूल गई थी कि पीटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि बिना क्लियर के हम मेंस इंटरव्यू तक नहीं जा सकते हैं। और मैंने पीटी को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था। मुझे लगा था फैक्चुअल चीज़ें हैं, मैं 2 महीना पहले बैठ करके रट करके और एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, लेकिन कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जा रहा है और मेरी प्रैक्टिस की कमी थी। जब मैं 2 अटेम्प्ट दी तो दोनों में जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीटी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तभी तो हम मेंस और इंटरव्यू तक जाएंगे। और फिर जो है मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया, फैक्चुअल चीज़ें भी थोड़ी सी मैंने याद की और तब फिर जो है क्लियर हुआ। तो जैसा कि आपने प्री का फिर से पूरा अच्छे से तैयारी किया, तो उस प्री को फिर आपने कैसे तैयारी किया और क्या क्या बुक्स मतलब प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा? मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मैंने देखा कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा जा रहा था। 35, 40, 45 क्वेश्चंस जा रहे थे। और जहाँ तक स्टैटिक की बात है, स्टैटिक में भी ये था कि करंट से रिलेट कर करके वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने उस चीज़ पे फोकस किया। मैंने हर मंथ की मैगजीन्स पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया और सबका मैंने नोट्स भी बनाया। हर मंथ का मैं अलग से सेपरेट नोट्स बनाती थी। और मैंने इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। यूट्यूब है या फिर टेलीग्राम चैनल है जहाँ के मुझे बहुत सारे नोट्स मिलते थे, मैं वहाँ से नोट्स बनाती गई। और फिर मैंने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की बुक जो आती है उसको मैंने अच्छे से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए उस चीज़ को मैंने एनालाइज़ किया और उससे मैंने बहुत प्रैक्टिस की। फिर लूसेंट से मैंने पढ़ा, उससे भी, उसकी भी ऑब्जेक्टिव बुक से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। और फिर हिस्ट्री पे भी मैंने काफ़ी फोकस किया क्योंकि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस चीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका मार्क्स गेन हो सके। और साइंस के क्वेश्चंस रहते थे तो वो मेरा बैकग्राउंड था तो उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। मैम, अब मेंस की बात करते हैं कि मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी आपका था? मेंस के लिए बहुत ही फिक्स सिलेबस है। तो जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उस पर बिल्कुल डीपली अच्छे से देखना है, उसको एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं 10 सालों में, और फिर उसी के बेसिस पे पढ़ाई करना है। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि हर सब्जेक्ट से आपके पास सिर्फ 15 से 20 टॉपिक होगा और उसी टॉपिक को आप बार बार आंसर लिख लिख के उसको प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग के फॉर्म में। और करेंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन अच्छे से फॉलो कीजिए और सबका खुद सेल्फ नोट्स बनाइए। नोट्स आपको जितना भी मिले सब जगह से पढ़िए, बुक से पढ़िए, इकट्ठा कीजिए और सबका एक एक फोल्डर में अलग से तैयार कर लीजिए, GS1, GS2 और ऑप्शनल के लिए। और फिर ताकि लास्ट टाइम पे हम उसे इजीली, वो पोर्टेबल भी होता है, हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं और कहीं पर भी बैठे बैठे रिवीजन कर सकते हैं।
मैम अब बात आती है थोड़ी सी बुक लिस्ट की बात आती है कि आपने कौन कौन सा बुक फॉलो किया है, थोड़ा बता दें कि पीटी के लिए क्या आपने बुक पढ़ा है और मेंस के लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ा है। सबसे पहले तो जो एज़ यूजुअल हर कोई जानते हैं कि एनसीईआरटी 6 क्लास से 12th क्लास तक की जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है उसको कंप्लीट अच्छे से फॉलो करना है, हाफ फेमिनी, और वो एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, एटलीस्ट 4 से 5 बार 10 बार जितना आप बार रिवीजन कर सके उतना बार रिवीजन उसको कीजिए। उसके बाद बात आती है बिहार स्पेशल के लिए क्रॉन पब्लिकेशन की मैंने बुक रेफ़र की थी, जो कि मुझे पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल पे काम आया। इसके बाद फिर जो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफ़र किया था, फिर हिस्ट्री के लिए मैंने लूसेंट तो खैर सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने किया था रेफ़र, और बाकी जो एक्स्ट्रा में था पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत था, देन घटना चक्र से भी मैंने प्रैक्टिस किया था। तो मैम अब आते हैं थोड़ी सी इंटरव्यू का कुछ ही क्वेश्चंस हो जाते हैं और एस्पिरेंट जानना चाहते हैं कि आखिर इंटरव्यू में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तमाम क्वेश्चंस होते हैं जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उससे, लेकिन हम यूनिक क्वेश्चन को रखते हैं कि टॉपर अपनी यूनिक क्वेश्चन बताया जो इंटरव्यू पैनल के द्वारा पूछा गया होता है। तो कोई यूनिक क्वेश्चन है जो बताना चाहोगे? इंटरव्यू में तो मेरे साथ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, लेकिन हाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसमें मैंने बहुत सारे आंसर्स में नो भी बोल दिया था, सॉरी सर, सॉरी मैम बोल दिया था। बस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अपना शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में कुछ भी ऐसा ब्लंडर करने से मार्क्स कट जाते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि जब मैं अंदर गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रहा था और मैं अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, जिसकी वजह से मेरा गला सूख रहा था। और मैम ने वहाँ पर फिर ऑफ़र किया, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैम ने ऑफ़र किया कि पानी आप पी सकती हैं, तो मैंने 2 बार डिनाई भी कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड टाइम फिर मुझे लगा कि पी लेना चाहिए क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और थर्ड टाइम मैंने उनसे परमिशन लेकर के पानी 1 घूंट पिया था। उसके बाद फिर वो लोग मतलब मुझे इंसिस्ट किए कि आपका मतलब बहुत ही वो लोग कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ही कॉर्डियल होते हैं। वो लोग इंसिस्ट किए कि किसी तरह से आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आप आराम से पानी पी लीजिए और फिर आप इंटरव्यू दीजिए। तो आपने पानी पिया था? मैंने पानी पिया था, मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से मेरा मार्क्स कटा है। ओके, तो आपका इंटरव्यू मार्क्स कितना था? मेरा इंटरव्यू में 80 मार्क्स है। ओके, और आप बता रहे थे कि हम डिस्कशन कर रहे थे इंटरव्यू शूट होने से पहले कि आपके दोस्तों ने कुछ कहना स्टार्ट कर दिया, पानी पी लिए मार्क्स कटेगा। हाँ, मैं मतलब कुछ अपने फ्रेंड से डिस्कस की थी कि है ना मैंने पानी पी लिया है, पता नहीं इसकी वजह से कहीं मार्क्स तो नहीं कटेगा, उन्हें ये तो ना लगे कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो था। तो फिर कुछ फ्रेंड्स बोलने लगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ा तुमने ब्लंडर कर दिया है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्क्स कटेगा। तो मुझे इस चीज़ का डाउट था कि कहीं इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं पीछे ना हो जाऊँ। मतलब ये उम्मीद था कहीं ना कहीं कि सिलेक्शन तो होना है, बट रैंक का थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि रैंक पीछे ना हो जाए इसकी वजह से। ओके मैम, आंसर राइटिंग का कोई यदि आपको स्कोप ही है तो आप हमें दिखाएं और एस्पिरेंट को दिखाएं कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक, मैं दिखाना चाहूँगी। मेरे पास अभी तो बहुत ज़्यादा नोट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे कि ये है आंसर राइटिंग मैंने किया था, ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, करंट से रिलेटेड था, तो मैंने इसका किया, एक इंट्रोडक्शन मैंने पहले से तैयार कर रखा था, और फिर मैंने इसमें एक डायग्राम बनाया है अच्छे से, और फिर मैंने इसे काउजेज इसमें पूछा गया था, तो मैंने काउजेज को बहुत अच्छे से पॉइंट्स वे में लिखा है। तो मैं ज़्यादातर आंसर को पॉइंट्स में लिखती थी, मैं बहुत ज़्यादा पैराग्राफ नहीं यूज़ करना चाहती थी, क्योंकि पैराग्राफ से ये होता है कि जो चेक करने वाले टीचर्स होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मे बी ऐसा मुझे लगा था, या फिर वो पूरा उतना 4 पन्ना या 5 पन्ने का जो होता है आंसर वो उतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। मेरे पास पॉइंट्स में होगा तो वो फटाफट आंसर लग सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है, वो आराम से लिख सकते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। मैम, आपको जो सुन रहे यूट्यूब पे हज़ारों लाखों लोग आपको सुनेंगे, और ख़ास करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो आप हो मुस्लिम कम्युनिटी से, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज की डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो कहीं पर भी रह करके, अपने कम्युनिटी की दायरे में रह करके, लिमिट में रह करके आप पढ़ाई कर सकती हैं। पढ़ाई से आपको कोई भी नहीं रोकेगा, और पढ़ाई करना आपका अधिकार है। ये हमारे कम्युनिटी में कहीं पर भी नहीं रोका गया है कि लड़कियों को या लड़कों को पढ़ना नहीं है। इवन हमारे यहाँ सबसे पहला वर्ड जो कुरान में उतरा था वो भी यही था कि इक़रा मतलब पढ़। तो हम कहीं नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए आप लोग कहीं भी रहिए, पढ़िए, और अगर आप लोगों को किसी तरह का मेरे से हेल्प चाहिए हो पढ़ाई से रिलेटेड या गाइडेंस से रिलेटेड, तो मैं हमेशा तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। और यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं दूंगा। थैंक यू सो मच रुस्ना मैम कि आपने अपना प्रोसेस समय निकाल कर हमसे बात किया। उम्मीद करते हैं कि आपसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट आप जा रहे हो, सभी लोग आपसे गौरवान्वित फील करेंगे। एक बार फिर से आपको मेरी कहूँगा। थैंक यू सो मच। और बाकी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर इससे किसी को
मोटिवेशन मिलता है तो आप लोग भी इससे मोटिवेट होइए और आप लोग भी एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और जल्दी मैं आप लोग से भी मिलूँ, आप लोगों को भी यूट्यूब पे देखूँ इनके साथ। तो दोस्तों ये रुशदा रहमान मैम थी जो कि सेक्शन ऑफिसर बनी हुई हैं। तो इनके स्ट्रेटेजी और कैसे इन्होंने पढ़ाई की आप लोग पता चला। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ। दोस्तों अब हमारे साथ रुशदा रहमान मैम के भैया और उनके माता जी हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने कितना प्राउड फील करवाया है अपने भैया को या फिर अपनी माता जी को। तो आंटी जी कैसा लग रहा है आपकी बिटिया जो सेलेक्ट हुई ऑफिसर बनी है? हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको उम्मीद था कि ऑफिसर बनेंगी? हाँ, हमको उम्मीद था। अच्छा अच्छा। तो मतलब पढ़ने में कैसी थी शुरू से? पढ़ने में शुरू से बहुत तेज थी। अच्छा, हाँ, बहुत कितना मेहनत करती थी? मेहनत बहुत मेहनत करती थी, तेज ही थी बहुत बचपन से। हाँ हाँ। तो मतलब आपको यकीन था कि आपकी बिटिया आपके एक दिन नाम रोशन करेगी? हाँ, यकीन था हमको। अच्छा, यकीन था। तो और भी बहुत सारी बिटिया आपको सुन रही हैं इनके जैसी, है ना, और बेटा भी सुन रहे हैं आपको, तो क्या कहना चाहिए आपको, क्या कहना चाहती हैं उन लोगों से? हाँ, उन लोग से यही कहना चाहती हूँ कि हाँ उन लोग भी और आगे बढ़े और उन लोग भी उम्मीद रखे। हाँ, अल्लाह पर यकीन रखे। हाँ कि सबके हो जाए, सब भरोसा पर, अल्लाह पर भरोसा रखने से होगा सबका। अल्लाह ताला मेहनत करे। हाँ हाँ है ना? हाँ, हम लोग को दुआ था, इसके लिए दुआ करते थे, अल्लाह ने दिया। हाँ। और हम भैया से जानना चाहेंगे, भैया आपको कैसा फील हो रहा है आपकी सिस्टर जो है सेक्शन ऑफिसर बनी है, पीसीएस ऑफिसर बनी है? रियली प्राउड फील कर रहा हूँ। बहुत सालों से इंतज़ार था इसका कि ये कुछ बन जाए, और आज हम लोग के उम्मीदों पर खरी उतरी है। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। हम लोग का सीना एकदम चौड़ा हो गया है, पूरे ख़ानदान का सीना चौड़ा हो गया है। आपको उम्मीद था कि मतलब पूरा यकीन था कि मतलब रुशदा मैम आप लोग का नाम रोशन करेंगे? यकीन 100% था कि ये एक न एक दिन ये जो है एक उरूज पर पहुंचेगी। आज इस मकाम पर पहुंच गई है, सेक्शन ऑफिसर बिहार असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बन गई है। तो रियली प्राउड फील कर रहा हूँ। तो अभी आप संतुष्ट हैं कि अभी और कुछ इनसे चाहते हैं मैम से? नहीं, अभी भी जो है इसकी तैयारी और आगे भी रहेगी। यूपीएससी का तैयारी करते रहेगी। अभी 1-2 अटेम्प्ट और लेगी यूपीएससी का। और ये तो रिजर्व क्या ख्याल आपका? यूपीएससी का ही फर्स्ट टारगेट था मेरा कि यूपीएससी ही निकालना चाहिए इसको। अगर नहीं निकाल पाई तो कोई बात नहीं है, नहीं निकालेंगे, अभी तो बहुत समय है। हाँ, साथ में तैयारी करते रहेगी, प्रिपरेशन इंशाल्लाह। ओके, तो दोस्तों देखा आपने कि एक माता जी का और एक भैया का जो टॉपर होती हैं उनके परिवार का कैसी फीलिंग होती है। तो डेफिनेटली आप भी अपने फैमिली को सब प्राउड फील। जी भैया मैं और एक बात कहना चाहूँगा, उन लोगों से कहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो है नेक्स्ट जनरेशन, अभी जो न्यू जनरेशन चल रहा है, उन लोगों के बारे में कहना चाहूँगा कि उन लोगों को सब आप लोगों को जो है अपने बच्चों लोग को, जो भी न्यू जनरेशन है उसको तालीम दे, उसको फर्स्ट शुरू से ही बच्चा से ही जो है अपना तैयारी करवाने का पूरी ज़ोर कोशिश करते रहे। और टारगेट कभी भूले नहीं, टारगेट करना है तो करना है, अचीव करना है तो करना है हर हाल में। और जिसको भी तैयारी, मेरी तैयारी है न्यू जनरेशन में कि यूपीएससी का ही तैयारी बच्चे से ही उसको जिम्मेदारी सौंप दे, उसी हिसाब से तैयारी करवाना है। ओके, तो जो आपकी सिस्टर है, मतलब कि ऐसी बहुत सारी मतलब बहनें आपको सुन रही हैं, आप एक ऑफिसर के एक भाई हो चुके हैं, तो खास करके आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे बहुत सारा मतलब कि अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, रेस्ट्रिक्शन पहले था, अभी वैसा वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि पहले इलिटरेसी था, आज वो चीज़ ख़त्म होते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग तैयारी करेंगे ही और मशवरा देंगे कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। जी रुशदा मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया है उसी तरह से सबके घर वाले उन बच्चों को सपोर्ट करें, पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, तभी वो आगे बढ़ेंगे। उन पर यकीन रखें, उन्हें हौसला दें। जब भी वो डिमोटिवेट हो तो घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो दोस्तों एक ये होती है परिवार की फीलिंग, एक टॉपर की फीलिंग, तो इसे आप भी एहसास कर सकते हैं मेहनत के साथ। जैसे समय बीतेगा आप टॉपर होंगे, सिलेक्ट होंगे, तो आपकी फैमिली वाले ऐसे ही प्राउड फील करेंगे।